सो आज जो हम सेक्शन चालू कर रहे हैं वो नाम है उसका पोडी। ये हमने पिछली बार जस्ट थोड़ा सा टच ही किया था, तो आज इसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर अगले सेशन पे जाएंगे, अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो पोडी का जो मतलब है, अगेन ये थाई वर्ड है। और अजान चा जो थे, जिनको जब काफ़ी वो सीनियर हो गए तो उनको प्यार लोग लुओंगपुर कहते थे, जिसका मतलब होता है वनरेबल फादर। अजान लाइक अजान का मतलब होता है टीचर। तो जनरली अगर मैं अजान चाह बोलूँ या लुओंगपुर बोलूँ, जस्ट रेफरिंग टू द सेम पर्सन। सो इसमें जो पोडी, जस्ट पोडी का जो मतलब है कि जस्ट राइट। अब ये जस्ट राइट जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि हमारी जो लाइफ में जो मॉन्क्स साधना कर रहे हैं और जो भी साधना के अलावा जो भी काम कर रहे हैं, वो पूरे उचित मात्रा में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। जस्ट सेक, आई रिक्वेस्ट मिस्टर राजेंद्र तरुपरे, प्लीज़ कीप योर माइक इन म्यूट। आई हैव म्यूटेड योर माइक, प्लीज़ डोंट अनम्यूट। सो ऑप्टिमल अमाउंट जो कि ना ज़्यादा है ना कम है। और इसको फिर वो अलग अलग तरीक़ों से समझा रहे हैं कि मॉन्क्स की जो चीवर होते हैं, वो चीवर जो होते हैं वो एकदम उनको फिट बैठने चाहिए, ना ज़्यादा ढीले होने चाहिए ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए। जो मेडिटेशन की ड्यूरेशन होती है वो हर किसी की अलग हो सकती है। जो आपको अपनी सिटिंग मेडिटेशन की क्या ऑप्टिमल ड्यूरेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए आधा घंटा हो या किसी के लिए 1 घंटा हो, तो जस्ट राइट मेडिटेशन ड्यूरेशन। उसके बाद हो सकता है कि बॉडी जो है थोड़ी बैठे बैठे टांगे दर्द कर रहे हो तो आप वॉकिंग मेडिटेशन करें। और इस जस्ट राइट को अगर बुद्धा की टीचिंग से हम जोड़ के देखें तो बनता है मिडिल वे। भगवान बुद्ध का जो धर्म चक्र प्रवर्तन सत्ता है, उसके शुरुआत में ही ये मिडिल वे की बात आती है। और एक और पर्टिकुलर भगवान के जीवन काल में वनरेबल सोना को जब भगवान सिखा रहे थे मेडिटेशन, तो शायद वनरेबल सोना भिक्षु बनने से पहले शायद कोई वाद्य यंत्र बजाते थे जिसमें शायद कोई तारें होती होंगी। लूट जो हम वर्ड में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी तारों का एग्जांपल देते हुए भगवान बुद्ध ने शायद उसको बोला कि जिस तरह से आपके वाद्य यंत्र की तारें ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना लूज़ होनी चाहिए, दोनों ही केसेस में उसमें से मधुर ध्वनि नहीं निकलेगी, उसी तरह से हमारी मेडिटेशन में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। ना वो हार्ड होनी चाहिए ना वो हमारी एकदम ही लूज़ होनी चाहिए। अ, आगे बढ़ते हुए इसी चीज़ को और अलग अलग भिक्षुओं के जीवनचर्या में लगाते हुए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खाने के समय भी भिक्षु को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो भोजन खा रहा है वो उचित मात्रा ले रहा है। उचित मात्रा इतनी है कि पेट भर जाए, थोड़ी सी जगह पेट में बचे, बट ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा खा ले कि खाने के बाद आलस आ जाए और नींद आने लगे। और इसी तरह से जो आराम करने की बात है कि सोने की बात पे भी यही कहा गया है कि इतनी मात्रा की नींद रात को काफ़ी है कि बॉडी उससे रिफ़्रेश हो जाए, बट एक लेवल के बियॉन्ड अगर आप आलस करेंगे तो नींद आएगी। जो इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। एंड एक चीज़ जो वो शायद क्वेश्चन करना चाहते हैं इसमें अजान जैसारो, जिन्होंने ये बुक लिखी है, कि ये जो पोडी का जो कॉन्सेप्ट अजान चा ने लगाया, ये पोडी का जो कॉन्सेप्ट है, ये पोडी का जो मतलब है, वो इसको एक तरह से नीरसता लाने की का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम जो अपनी मेडिटेशन है, अ, उस मेडिटेशन को हम जस्ट हम अपनी मेडिटेशन में
जो हमारा गोल है वो उसकी तरफ हम उसको पाने में हमें आसानी हो। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है अप, अपनी मेडिटेशन में। मिस्टर देवेंद्र जी, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ माइक म्यूट पर रखें। आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि जब अपने आप को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अगर आप खाली इतना खाना खा रहे हैं कि पेट भर गया है पर जैसे पूरा नहीं भरा है, या मान लेते हैं कि आपने खाली 5 घंटे की नींद ली, तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि इससे हमें ये कठिनाई हो रही है छोटे समय में। बट लॉन्ग रन में अगर हम देखेंगे तो इवेंचुअली हमारी साधना में और प्रैक्टिस में आगे हमें बहुत सहायक होगा। तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में जो हमारा गोल है उसकी तरफ ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। एंड एक और जो एग्जांपल जान चा ने अपनी टीचिंग में लिया कि मान लेते हैं कि आपको अगर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में बोट से आपको क्रॉस करना है, और पानी जो है वो थोड़ा तेज़ी से बह रहा है, तो अगर आप अपनी बोट को एकदम पानी के बहाव के एकदम लाइक परपेंडिकुलर रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, तो क्योंकि पानी का बहाव ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बोट जो है वो थोड़ी आगे का हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर को क्रॉस करना है, तो बोट का जो फ्रंट का हिस्सा है उसको आपका नदी का पानी करंट जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा की तरफ आपको करना पड़ेगा, ताकि पानी का करंट आपकी बोट को सीधा कर देगा और आप एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को अपने ध्यान में रखते हुए आपको पोर डी का मतलब समझना है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्लाइटली मोर डिमांडिंग लेवल है, कि आप जितना आप नॉर्मल करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना है, और ताकि उस डिफाइलमेंट से ज़्यादा एफर्ट लगाने से आप जो है जो इसमें जो वर्ड यूज किया, अलाउ फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफाइलमेंट्स टू कैरी टू द करेक्ट लेवल। तो अल्टीमेटली आपकी जो डिफाइलमेंट्स हैं शायद उसको आप एक तरह से वो उसको करेक्ट कर पाएंगे। एंड और जो तरीका है पोडी को जो हमने बोला कि जस्ट राइट है या अप्रोप्रिएट है, और इसका जो और है कि रशिंग टू मच इज़ नॉट राइट। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी साधना में थोड़ी सी हड़बड़ी हो रही है या थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, तो वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वो एक फाइन ट्यून, एक बैलेंस की बात को दोहरा रहे हैं। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की टीचिंग की बात आ रही है कि जो मिडल वे हमने बोला कि दोनों सेंस, एक तो एक्सट्रीम इंडल्जेंस की बात हो गई कि आप बस सेंस प्लेजर में ही इंसान डूबता जा रहा है, या एम्प्टी एसेटिज्म की बात कर रहे हैं कि जैसे कि भूखे पेट आप प्रण कर लेंगे, एक हफ्ते तक कुछ नहीं खाएंगे। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स को, लाइक और डिसलाइक और प्लेजर और पेन के बीच में से जो रास्ता निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एंड एक चीज़ जो और भगवान बुद्ध की वाणी में से निकल के आती है कि ये दो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं पाली के, काम सुख सुखालिक कनु योगा और अथ किला मथुन योगा। मेरी पाली की प्रोनाउंसिएशन इतनी करेक्ट नहीं है, बट अगेन ये दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं कि पहला जो बात है कि आप प्लेजर में और कंफर्ट में और इंडल्जेंस में डूब रहे हैं, और दूसरा है कि आपके अंदर अवर्जन हो रहा है, सफरिंग हो रही है, डिसलाइक हो रहा है, एंगर हो रहा है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। एंड अल्टीमेटली जो कहा जा रहा है कि इस पोडी को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने मन में इम्परमानेंस की सब चीज़ें अनित्य हैं इस तरह का भाव अपने मन में लेके आएंगे। जो हमने पिछले सेक्शन में मायनी का भी पढ़ा था कि चीज़ें जो हैं श्योर नहीं हैं, वो भाव इवेंचुअली लेके आएंगे। और
एक तरह से आप अपनी उसमें पेशेंस डेवलप करेंगे अपनी साधना के अंदर, एंड डोंट मूव ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट नोइंग एंड, sorry, let me read it again. The practice becomes sporty when you recognize the impermanence of every mental state that arise and tell you mind that it's miny, patiently enduring right there. Don't move onwards from that knowing and don't retreat from it. Basically उस मोमेंट पे जो आप इम्परमानेंस का भाव आप लेके आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर मेंटल स्टेट आ रही है उसको आप देख पा रहे हैं, तो उसमें ना उससे दूर भागने की बात कर रहे हैं, ना उसे पकड़ने की बात कर रहे हैं, जस्ट उस करेंटली जो उस पॉइंट पे परसिस्ट कर रहा है, जो हो रहा है, बस उस ट्रुथ को देखने की बात हम कह रहे हैं. Podi was to be acknowledged as a temporary balance that would need to be regularly recalibrated. और ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार आपने मान लिया कि आप ऐसा काम करेंगे, मान लें कि इतना अमाउंट का खाना खाएंगे या इतने घंटे की नींद लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बस ये एक तरह से हमेशा एक कोई परमानेंट चीज़ हो गई, बस आपको यही करना है. आप जो अब चीज़ बार बार अजान शाह की मेडिटेशन में आती है कि आपको हमेशा एक अपनी मेडिटेशन में, अपनी साधना में एक तरह का बैलेंस लेके आना है. बैलेंस इस सेंस में लेके आना है कि इवेंचुअली जो आप कर रहे हैं, आपको उसका जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है मेडिटेशन का, लिबरेशन का, उसकी तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना इस मोमेंट पे क्या राइट है उसको आपको एडजस्ट करना है. अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए अगला चैप्टर है लर्निंग फ्रॉम नेचर. बेसिकली इसमें जो पहली बात बताई गई है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी भगवान बुद्ध ने जो भी मोनेस्ट्रीज बनाई वो हमेशा खुले एरिया में बनाई, जहाँ पे आसपास या तो जंगल था या बाग बगीचे थे, जैसे कि फ्रूट ऑर्चिड्स कह सकते हैं, कि या तो कोई आम का वन था या कोई आम के जहाँ पेड़ लगे हुए थे, या घना जंगल था, या कोई माउंटेन साइड का एरिया था. तो इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन थी कि इन ओपन जगहों पे भगवान बुद्ध के टाइम पे जब भी जो भी मोनेस्ट्री लगी, वो मोनेस्ट्री फिर भी किसी विलेज के पास होती थी और एक्सेसिबल होता था गांव वालों के लिए उस मोनेस्ट्री में आना और धर्म की बात सुन पाना. और जो ओपन जगहों में थोड़ा सा नगर से दूर मोनेस्ट्री लगाने का ये फ़ायदा होता था कि हमेशा ये क्वाइट, एक शांत वातावरण रहता था भिक्षुओं की मेडिटेशन के लिए. तो जो भगवान बुद्ध जो यहाँ पे कहा गया कि हिज चूजन ट्रीज एंड साइलेंस ओवर बिल्डिंग्स एंड नॉइज, के प्राकृतिक एटमॉस्फेयर और प्राकृतिक एटमॉस्फेयर का जो शांत वातावरण है उसको एक चूज़ करा गया, और यही एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना अरहंत के अरहंत फल में आगे बढ़ने के लिए. और भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही वनरेबल महाकश्यप की ये एक पोइट्री है जो इस बात को दर्शाती है कि किस तरीके से वो खुले वातावरण के जो आसपास का माहौल था उसकी सुंदरता को वो बता रहे हैं. एंड इस पोइट्री को जस्ट मैं रीड कर देता हूँ. लाइक टावरिंग peaks of dark blue clouds, like splendid edifices are these rocks, where the birds' sweet voices fill the air. These rocky heights delight my heart, with glades refreshed by cooling rain, resounding with the calls of crested birds, the cliff resorted to by seers. These rocky heights delight my heart. तो प्राकृतिक सौंदर्य में जब वनरेबल माँ कश्यप का जो उस समय मन हुआ तो उन्होंने ये पोएम शायद लिखी होगी. एंड
भगवान बुद्ध ने खुद एनकरेज करा कि जो मॉन्क्स हैं वो फॉरेस्ट में जाके रहें। एंड एक चीज़ जो और फॉरेस्ट के साथ उन्होंने कही कि एक तरह की शायद भगवान बुद्ध की डिक्लेरेशन है कि जब तक मॉन्क जो है वो फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में अपनी कुटी में अगर शांतिपूर्ण रह सकता है, तो भगवान बुद्ध का दिया हुआ धर्म और विनय जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये बात भगवान बुद्ध की वाणी में आई होगी। और दूसरी बात आगे बढ़ते हुए अजान जैसारो हमें ये बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट में रहने के कुछ अपने नेचुरल एडवांटेजेस भी हैं कि गर्मी वाले माहौल में पेड़ों की आपको ठंडी छांव मिल सकती है, और जो दूसरा एक तरह से भीड़ भाड़ वाले माहौल से आपको एक तरह का सेक्लूजन मिल जाता है। एंड एक चीज़ जो और निकल के आती है जो बहुत आसान है समझनी कि एक तरह का आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का जो सेक्लूडेड इन्वायरमेंट है वो एक तरह का रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर जनरली हम इस वर्ड के लिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी को कुछ चीज़ की आदत पड़ी हुई है, जैसे कि मतलब कोई शराब की आदत छुड़वाना चाहता है, तो रिहैब सेंटर में उसकी धीरे धीरे ट्रेनिंग करी जाती है कि किस तरह से बिना शराब के रहा जा सके। तो इसका शायद वो निकालना चाहते हैं कि हम साधारणतः हम अपने सेंस एक्सपीरियंस में डूबे रहते हैं, जो भी हमारे आंखों से अनुभव कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से हम सूंघ रहे हैं, टंग से टेस्ट कर रहे हैं, बॉडी पे जो सेंसेशंस हो रही हैं जो दिमाग में है। तो एक तरह से हमें इन सब चीज़ों की एडिक्शन हो जाती है। तो अगर उस एडिक्शन से हमें बाहर निकलना है तो एक प्राकृतिक जो आसान तरीका है वो शायद खुले वातावरण में बिना किसी ज़्यादा सामान के रहें, तो वो आपको इन एडिक्शन से दूर करेगा। एंड जो दूसरी एडवांटेज जो है ही कि फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट में अगर आपकी मॉनेस्ट्री होगी तो नॉर्मल वर्ल्डली दुनिया में जो भी ऊपर नीचे चीज़ें उथल पुथल हो रही है उससे एक तरह से आप बचे रहेंगे। एंड अब एक चीज़ जो ऊपर हमने बात करी कि हम सेंस प्लेजर्स की बात कर रहे थे कि सेंस प्लेजर्स में हम डूबे रहते हैं और उससे अगर हमें बचना है तो अब आप खुले वातावरण में जाएं। बट एक चीज़ यहाँ पे अजान जैसा हमें दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सेंस प्लेजर्स जो हैं वो अपने आप में कुछ बुरी चीज़ हैं, बट इसको आपको समझना है कि आप अपनी मेडिटेशन की साधना में किस लेवल पे हैं। अगर आप अभी ट्रेनिंग में हैं तो उस ट्रेनिंग में बेटर है कि आप सेंस प्लेजर्स से थोड़ा पीछे हट जाएं ताकि आप सेक्लूजन में आ पाएँ और उसमें सेक्लूजन में आके अपने जो मन में जो भी एडिटेशंस हो रही थी उन एडिटेशंस को देख पाएँ और धीरे से उसको एक तरह से ओवरकम कर पाएँ। एंड एक बार अगर एक मॉन्क ट्रेन हो गया है और वो अगर उसके बाद नॉर्मल सिटी में जाके भी रह रहा है तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड इट्स जस्ट दैट के सेक्लूजन में रहना, खुले वातावरण में रहना लंबे समय में आपकी स्पिरिचुअल साधना के लिए थोड़ा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है। एंड और एक और जो तीन तरह के एडवांटेज बताई गई हैं कि सेक्लूसिव एटमॉस्फेयर में रहने से क्या होता है। एक तो सबसे पहले आपका फिज़िकल सेक्लूजन होगा, फिज़िकल सेक्लूजन से आपका एक तरह का मेंटल सेक्लूजन होगा। मेंटल सेक्लूजन से मतलब यही है कि मन में जो भी अलग तरह की छाप पड़ रही हैं वो उससे आप बच पाएंगे, और जो उससे है कि जो अलग अलग तरह के हिंड्रेंसेस हैं उससे आप बच पाएंगे। और ये तीनों चीज़ों से तीनों चीज़ें होने के बाद एक आपका बेसिस फॉर अल्टीमेट सेक्लूजन फ्रॉम डिफाइलमेंट, जो आप डिफाइलमेंट्स हैं उससे एक बार आप दूर हो पाएंगे। एंड इसके बाद एक्चुअली जो आने वाला ये पैराग्राफ है इसमें जनरली ये बताया गया है कि जो टिपिकली जो जंगल की जो आवाज़ें होती हैं, जनरली अब अलग अलग तरह के जंतु जीव की आवाज़ों की बात कर रहे हैं कि जो बर्ड्स होंगे वो इस पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ निकाल रहे हैं, यांग यांग यांग, जो
लिजर्ड है वो कुछ अलग तरह की आवाज़ निकाल रही है। एंड तो ऐसा नहीं है कि जो जंगल का एटमॉस्फेयर है वो एकदम शांत है, बट जनरली अगर आजकल जैसे मानसून का टाइम है तो मानसून के टाइम में आप हर तरह के जीव जंतु जंगलों में होते हैं, तो वो दिन के समय भी रात के समय भी हर तरह की आवाज़ें निकालेंगे। बट फिर भी ये कहा गया है कि जंगल के एटमॉस्फेयर की जो आवाज़ है, जो भी नॉइज़ है, वो भी फिर भी इस तरह से होती है कि वो एक तरह से आपको पीस ही देती है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं देती है। तो ये है। और इसी का एक पर्टिकुलर शायद अजान चा के लाइफ में किस पर्टिकुलर मॉन्ग की बात शायद कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर मॉन्ग था जो शायद उनकी कुटी के बाहर कोई पेड़ पे अगर कोई पक्षी बहुत ज़ोर से भी अपना चहक रहा है तो मॉन्ग को उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको शायद वो आवाज़ नोटिस भी नहीं होती थी। बट कहीं से अगर दूर हल्की सी कोई गाँव से कोई आवाज़ आ रही है किसी फीमेल सिंगर की, तो वो हल्की सी आवाज़ भी अगर वो मॉन्ग के मन में बढ़ती है तो उसका मन जो है एक तरह से विचलित होता है। तो इस तरह से ये डिस्टिंक्शन करके बताया जा रहा है कि किस तरह से जंगलों की आवाज़ में मन कभी विचलित नहीं होता है। एंड सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में आपका जो है वो सेंस रिटेन डेवलप होता है, इंद्रियों पे आपका कंट्रोल डेवलप होता है। आप क्योंकि ज़्यादा कुछ आप वहाँ पे होता नहीं है तो आपकी विशेस के ऊपर आपका कंटेंटमेंट पे आपका थोड़ा वो कंट्रोल आता है। और सॉलिट्यूड और इंट्रोस्पेक्शन का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है सेक्लूजन के फॉरेस्ट लाइफ में रहते हुए। एंड दूसरी चीज़ जो ये है कि केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर वन सराउंडिंग एंड पेशेंस एक्सेप्टेंट वर्ल्ड ओवर विच वन हैज़ लिमिटेड कंट्रोल। तो जंगलों में अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे कहीं पेड़ हो रहे हैं, कहीं पत्ते उग रहे हैं, कहीं जानवर या उधम मचा रहे हैं या पक्षी हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, अपनी एक साइक्लिक रिदम में चल रही हैं। तो आपको एक तरह का काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, पेशेंस आती है इन सब एटमॉस्फेयर में रह के। एंड जो एक जो और प्राकृतिक चीज़ में नेचुरल है कि आप अपने सामने देखेंगे कि कोई पेड़ पौधे उग रहे हैं या फिर पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं, तो एक तरह का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको आपको समझने में और एक्सेप्ट करने में आपको बहुत आसानी होती है। और अजान चाह की टीचिंग में वो एक ये भी कह देते कि नेचर जो है वो एक तरह से हमें टीचिंग देना चाहता है। तो जंगलों में जो ज़मीन है, पत्थर हैं, ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं, तो आप इनको भी एक उदाहरण मान के उनसे भी अपना एक टीचिंग आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, इन द सेम वे ही सेड दैट द वाइज केम टू सी सेंस ऑब्जेक्ट्स that had formerly been perceived by them as being dangerous to their practice had only seemed so because of the wrong thinking, wrong view, wrong consideration. तो दोबारा आई थिंक वो इसी बात पे कह रहे हैं कि एक बार जब एक मॉन्क अपने आप को ट्रेन कर लेता है तो वो देख सकता है कि ये समझ जाता है कि जो सेंस ऑब्जेक्ट को जो शुरू शुरू में वो डेंजरस कह रहा था, असली में वो सेंस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कोई डेंजरस नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग व्यू, रॉन्ग कंसिडरेशन वो उसको ऐसा समझ पा रहा था। Monks were to be wary of allowing themselves to be content with merely superficial peace of mind. एंड एक चीज़ और आई थिंक ये कह रहे हैं कि जंगल में रहने से आप सेक्यूरिटी एनवायरनमेंट में तो आपको अगर सेक्यूरिटी एनवायरनमेंट अगर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो हो जाता है कि कोई आपको तंग नहीं कर रहा तो एक माइंड जो है पीसफुल हो जाएगा। बट अल्टीमेटली जो शायद आगे की ट्रेनिंग है उसमें
हमें ऐसा करना पड़े कि अपने सामने वैसे एनवायरनमेंट ला पाएँ जहाँ पे कि उन जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनसे हम डील कर पाएँ। So we don't retreat from forms, sounds, odor, flavor, physical sensation, mental object as an admission of defeat, but in order to train ourselves to nurture the wisdom. तो जो ये रिट्रीट था, जो हम पीछे हटे थे इन सब चीज़ों से, ये खाली हम अपनी ये हटे थे। ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली लिबरेशन के लिए ये कोई पर्टिकुलर हमारे लिए बाधे हैं। And liberation didn't lie in escaping from the world of sense objects, but in transforming the experience of them through wisdom. Ultimately, जो भी हमें wisdom मिलेगी वो इस के थ्रू हम सब wisdom को eventually cultivate करके मिलेगी। और I think time हो गया, but let me just quickly take another few minutes, see if we can complete this thing. अब यहाँ पे एक छोटी सा दृष्टांत दिया गया है कि अजान चाह ने एक पर्टिकुलर मॉन्क को 150 किलोमीटर दूर किसी मॉनेस्ट्री में वर्षावास के लिए भेज दिया था। बाद में जब वर्षावास के दौरान वो उससे मिलने गए तो उस मॉन्क ने बोला कि मैं आपके बिना बहुत सफरिंग में हूँ। तब अजान लुआंगपोर ने उनको समझाया कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 6 अजान हैं, तो तुम उन अजान के साथ रहते हुए सफरिंग में कैसे हो सकते हो। जब उसने बोला कि कौन से 6 अजान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अजान आइज़, अजान ईयर्स, बेसिकली आपकी आँख, कान, नाक, टंग, बॉडी और माइंड ही आपकी टीचर हैं। वो ही आपको सिखाएंगी कि किस तरीके से आप उनसे सीख सकते हैं। और जो एक और जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि जिस तरह से जंगल कटते गए और थाईलैंड भी इन बातों से छूता नहीं रहा, तो मॉनेस्ट्री के जो एक बहुत बड़ा एरिया था उसको एज ए नेचुरल हैबिटेट की तरह प्रिजर्व करा। तो वो एक बहुत फ़ायदा हुआ कि वहाँ के जो लोकल जीव जंतु थे उनको संरक्षण मिल पाया। और अजान चाह ने अपनी मॉनेस्ट्री के बारे ये बोर्ड भी लगा रहा था कि कोई इस मॉनेस्ट्री में क्रीचर्स को मार नहीं सकता। एक जो और पर्टिकुलर एग्जांपल वो देना चाहते थे फॉरेस्ट चिकन के, जो मुर्गियाँ जो खुले वातावरण में जंगल में रहती हैं वर्सेस जो डोमेस्टिक चिकन्स हैं, कि जो फॉरेस्ट चिकन्स हैं वो हमेशा एक तरह की उनमें विजिलेंस होती है। वो ऊंची उड़ सकती हैं और सोते समय भी वो अपने कहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है उसका ध्यान रखती हैं। एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का उनमें माइंडफुलनेस है नेचुरल एनवायरनमेंट। पर डोमेस्टिक चिकन्स होती हैं उनको लोग खिला खिला के वो इस तरह से मोटी हो जाती हैं, आलसी हो जाती हैं और इवेंचुअली वो ना अलर्ट रहती हैं और उनमें कोई रेस्ट्रेंट नहीं होता। तो एक तरह का ये एडवांटेज भी देना चाहते हैं कि जंगल में जो जीव जंतु होते हैं वो किस तरह से स्वस्थ रहते हैं और किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्टिव रहते हैं। और एक जो और एग्जांपल है कि किस तरह से जो जंगल के बर्ड्स हैं वो एक अलार्म क्लॉक का काम करते हैं कि वो एक नेचुरल साइकिल में आ जाते हैं। और मॉन्क्स भी उससे नेचुरल साइकिल के जब पार्ट होते हैं, तो एक तरह का नॉलेज रहता है कि ये जब पक्षी बोल रहा है तो दिन का शायद सुबह का समय हो गया है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन हम